चलो सो स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एज आई हैव टोल्ड यू कि चैप्टर पूरा का पूरा सेम कंसेप्ट पर है सीबीएसई और जीएसईबी के लिए, सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग कंबाइंड लेक्चर। ओके, टॉपिक भी सेम है, यू कैन क्रॉस चेक। जैसे जैसे पहले इम्पोर्टेंस इंट्रोडक्शन, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, देन क्लासिफिकेशन, सो वैसे ही पूरा ही स्टेप बाय स्टेप पूरा डिट्टो ही है। ओके, और सीबीएसई हम जीएसईबी की बुक से पढ़ रहे हैं, सो सीबीएसई के सिलेबस में शायद तुम्हें कुछ नया जानने को मिले, बट कम कुछ नहीं होगा। ओके, सेम ही है, नई चीज़ें हैं। जैसे हमने उस दिन देखा था हिमेटाइट मैग्नेटाइट, ओके, तो यहाँ पे और ज़्यादा देखने को मिले। वो तो मिनरल्स की बात है। ओके, थर्मल रिएक्शन क्या होता है? साइंस का है? हाँ, क्या होता है? वो वेल्डिंग वाला नहीं है। ओके, थर्मिट रिएक्शन पर्टिकुलरली जो ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स में भी हम वेल्डिंग करते हैं तो यूज होता है। केमिस्ट्री बुक में गिवन तो है, बुक में गिवन है, लेकिन ऐसे हाँ लिखा भी है, दिस इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन, यस लिखा हुआ है। ओके, पर्टिकुलर वेल्डिंग वाला जो रिएक्शन है, जो क्रैक्स होती है, फिर वहाँ लिखा भी है कि ये रिएक्शन यूज होती है जब रेलवे ट्रैक्स और वैसे बड़ी बड़ी मशीनरीज है, हैवी इंडस्ट्री और रेलवे ट्रैक्स, उसमें जो क्रैक्स होते हैं वो क्रैक्स को फिल करने के लिए यूज होता है। ओके, सो हाँ बात कर रहे थे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। तो जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया मिनरल्स का, तो हमें 2 टाइप बताए थे उसमें आयरन में, लेकिन यहाँ पर 4 टाइप थे। ओके, सो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा लेकिन कम नहीं मिलेगा। सीबीएसई का तो ज़्यादा वाला है, वही कंसेप्ट मतलब हम जीएसईबी की बुक से ही देख रहे हैं। सो दैट इज द थिंग। और जो भी गुजरात रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो वो लोग बाहर खड़े हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, आने दो उनको आराम से। तो जो भी गुजरात रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, दैट इज नॉट सपोज टू बी देयर इन योर सिलेबस। ओके, जीएसईबी में पूरे इंडिया का तो गिवन ही है, लेकिन गुजरात में भी गिवन है। सपोज मिनरल्स वाला चैप्टर हमने देखा, तो कोल कहाँ कहाँ मिलता है पूरे इंडिया में वो हमने देख लिया। तो ये इसमें भी है वो चीज़, लेकिन गुजरात में भी कहाँ कहाँ मिलता है वो एडिशनली गिवन है। सो वो चीज़ तुम मतलब याद ना रखो तो चलेगा। ओके, पढ़ना तो वैसे तुम लोगों को बुक में से ही है। सो जीएसईबी वाले जीएसईबी की बुक से पढ़ेंगे और सीबीएसई सीबीएसई से। बाकी सारा कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है। ओके, कम नहीं है, ज़्यादा ही पढ़ेंगे हम। हाँ, सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, the process in which man can change the natural resources into usable conditions according to his intellectual, cultural and economic capacity is called industry. तो इंडस्ट्री कैसे कहते हैं वो बताया गया है। ओके, चलो चलो जल्दी जगह ले लो, बैठ जाओ। हाँ, सो इंडस्ट्री किसे कहते हैं वो, कि इंडस्ट्री एक प्रोसेस है जिसमें मैन कैन चेंज, मतलब हम चेंज कर देते हैं। किसको चेंज कर देते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब रॉ मटेरियल लेंगे हम नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजेबल कंडीशंस। यूजेबल कंडीशंस मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को कोई और फॉर्म दे देंगे। जैसे कि हम शुगर केन नेचुरल रिसोर्सेज है, ओके, खेत में से तुम लेके आए, अब तुम शुगर केन जूस बना के बेच रहे हो। ओके, तो शुगर केन से शुगर केन जूस महंगा होता है। तुम शुगर केन में से बना रहे हो जैगरी, चीनी, तो ये सब क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। मतलब तुमने प्रोडक्ट चेंज कर दिया। तो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, दिमाग लगा के चेंज करना होगा। देन कल्चरल, जो संस्कृति है, हमारा कल्चर है, उसके अकॉर्डिंगली। एंड इकोनॉमिक कैपेसिटी, मतलब पैसे भी होने चाहिए। वैसे तो हम बोल दे कि भाई हाँ हम ये सब चेंज कर देंगे, बट वो चेंज करने के लिए जो लोग चाहिए, वो लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी। जो मशीन्स चाहिए, वो मशीन हमारे लिए अफोर्डेबल होने चाहिए। तो ये सारी कंडीशन इंटेलेक्चुअल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली हम रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल का फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्जन करते हैं, उसी को बोलते हैं हम इंडस्ट्री। ओके, ये प्रोसेस है। सो इन इंडिया इंडस्ट्रियल ट्रेडिशंस आर फाउंड सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन। कोई नई बात नहीं है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से इंडस्ट्रियल कल्चर चल रहा है। At that time, India used to prepare cotton textile, clay utensils, things of bell metal and beads. तो वो टाइम पे हम क्या इंडस्ट्री, तब तो कुछ ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थी, लेकिन फिर भी हम ग्रुप में और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये सब चीजें प्रोड्यूस करते थे। क्या?
कॉटन टेक्सटाइल, ओके, क्ले यूटेंसिल्स, मिट्टी के बर्तन एंड ऑल। देन थिंग्स ऑफ बेल मेटल, मतलब बेल मेटल मतलब जो आवाज करे, वैसे जैसे वो भजन करते हैं तो वो मंजीरा बजाते हैं, वो बेल होता है, फिर वो आरती करते हैं, तब कितनी अलग अलग टाइप के बेल मेटल होते हैं, आवाज करे, जो जिसको हम बोलते हैं सोनोरस साइंस की लैंग्वेज में। दैट एंड बीड्स जो होते हैं, ओके, उसके हम पर्टिकुलरली बिजनेस करते थे एंशियंट टाइम में, मतलब एंशियंट इन द सेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अप टू द 18th सेंचुरी इंडिया वाज अहेड इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। तो भाई 18th सेंचुरी तक शिप को बनाने की इंडस्ट्री में इंडिया आगे चल रहा था 18th सेंचुरी तक, ओके। देन इंडिया वाज अहेड इन हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज एज वेल। सो इंडिया आगे चल रहा था, ओके। हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बना, वो तो आज भी है हैंडीक्राफ्ट, मतलब बाकी सारे वर्ल्ड में जो मशीन बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन इंडिया में भी अब ऐसा होने लगा है क्योंकि वो चीपर होता है। बट फिर भी आज भी बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स मिलते हैं, ओके, हमारे इंडिया में। और जनरली अब तो इतने महंगे हो गए हैं क्योंकि लोग चीपर ढूंढने लगे हैं, इसीलिए फिर, क्योंकि ये मेहनत है भाई, महंगा मिलेगा। एक सपोज ऐसा समझो कि मशीन बेस्ड कोई तुमने वुलन कोई क्लोथ ले लिया, ओके, तो वो मशीन बेस्ड है, चीपर होगा। और जैसे पहले के टाइम पे ऐसे हम सीइंग करते थे और वैसे कोई पर्टिकुलरली कोई क्लोथ बनाया हुआ तो उसको कितना टाइम लगा है। एक सॉक्स बना दिया तो सॉक्स मशीन मेड है तो फटाफट बन गए और टाइम भी कंज्यूम कम हुआ, और मशीन मेड है, ज़्यादा कुछ मशीन को सैलरी नहीं देनी पड़ती, उसका जो मेंटेनेंस आए वो मेंटेनेंस करना होता है। बट अगर वो हैंड से वीव किए हुए सॉक्स अगर तुम लेके आए तो उनको टाइम लगता है, ओके, पूरा दिन बैठ के ऐसे, तो फिर उनको हमें उतना तो देना पड़ेगा, ओके। तो इसीलिए हम चीपर बोलने के हमारी डिमांड हो गई है। इसीलिए क्या हो रहा है कि ये प्रोडक्ट्स कम बनते हैं क्योंकि बिकते कम है, डिमांड ही कम है, तो फिर लोग बनाएंगे ही कम। लेकिन आज भी अगर तुम थोड़े स्टैंडर्ड जगह पे जाओ, जैसे कि एयरपोर्ट पर जाओ, ओके, तो एयरपोर्ट पर तुम जो मटेरियल जो तुम हैंडीक्राफ्ट देखते हो तो वो ये सारे हैंडीक्राफ्ट होते हैं। मतलब अब देखो गवर्नमेंट भी क्या कर रही है कि हैंडीक्राफ्ट, सपोज हमारे गांव का, यहाँ का भरूच का कुछ बनाया हुआ है, भरूच के लोगों को कोई वैल्यू ही नहीं है, ओके, कि भाई ये कौन, इससे सस्ता तो यहाँ मिलेगा अच्छी क्वालिटी में, ठीक है। अब वही चीज़ गवर्नमेंट की हेल्प से लोग क्या करने लगे, उसको पहले तो एक्सपोर्ट कर सकते तो एक्सपोर्ट कर दिए दूसरी कंट्रीज में, ओके, तो एक्सपोर्ट किया तो उनको ज़्यादा प्राइस मिल रहा है क्योंकि दूसरे लोग पे करते हैं कि भाई ये हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से बना हुआ है, ओके, लाइक दैट, तो वो लोग ज़्यादा पे करते हैं, तो इनका फ़ायदा हो गया। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने ये सारी शॉप्स रख दी कहाँ पर, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, बड़े बड़े, हाँ, वहाँ पे रख दी शॉप। तो होगा क्या कि अब गवर्नमेंट ही परचेज कर लेगी इनके पास से और फिर अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन रखकर बेच देगी, तो दोनों का फायदा हो गया। वैसे भी गरीब लोगों के पास से कोई ज़्यादा परचेज नहीं करता था, गवर्नमेंट ने उनके पास से परचेज किया, और फिर बड़े बड़े लोग, मतलब मिडिल क्लास एंड हायर क्लास के लोगों को बोला ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, हैंडीक्राफ्ट से, हाथ से बनाया हुआ है एंड ऑल सब कुछ बोल के उनको ज़्यादा प्राइस में बेच दिया, ओके। तो वैसे there was a heavy demand of Indian cotton cloth, muslin cloth, metal utensils and ornaments। तो पहले ये सब चीज़ों की, जो कॉटन है वो मसलिन भी एक टाइप ऑफ क्लोथ ही है जो सिल्क जैसा होता है, सिल्क नहीं लेकिन सिल्क जैसा होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ओके। सो मेटल यूटेंसिल्स, अब मेटल के भी यूटेंसिल्स एंड ऑर्नामेंट्स भी बहुत ज़्यादा फेमस थे, तो इस सब का बिजनेस पहले से होता था। विद द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंडिया, इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था अराउंड 1750, ओके, द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू टेक अवे रॉ मटेरियल स्पेशली रॉ कॉटन। सो अब वहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, वहाँ इंडस्ट्री आने लगी, तो रॉ कॉटन यहाँ से ले जाने लगे, ओके, मतलब इंडिया को रूल कर रहे थे तो यहाँ से कॉटन लिया और एक्सपोर्ट कर दिया कहाँ पर, इंग्लैंड में। वहाँ पे इंडस्ट्री में वो लोग चीपर
रॉ कॉटन खरीद लिया, अब अच्छे से वहाँ पे इंडस्ट्री में क्लोथ बना रहे हैं और वही क्लोथ को यहाँ हायर रेट में बेच रहे हैं। ओके, सो और हम वो ले भी रहे हैं। दैट इज द थिंग जो उन्होंने फॉलो किया ये मेथड। They used to follow the policy of selling the goods manufactured in England at a higher price in India so that Indian market would collapse. Okay, क्योंकि इंडिया के पास तो ऐसी टेक्नोलॉजी थी नहीं, मशीन्स थे नहीं, और मशीन्स में मतलब ऐसा समझो कि सॉक्स का अभी एग्जांपल दिया, कॉटन के सॉक्स है, वो लोग इंडस्ट्री में बना रहे हैं। ओके, तो वो इंडस्ट्री में 1 घंटे में सपोज 10 बना रहे हैं और हमारा 4 घंटे में 1 बन रहा है। 1 घंटे में 10 बनाए और हैंडीक्राफ्ट हाथ से कर रहे, हैंड वोवन जिसे बोलते हैं, सो वो हमने 4 घंटे में 1 बनाया। अब वो लोग कम टाइम मिल रहा है और रॉ मटेरियल यहीं से लिया, इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करके यहाँ दे दिया, अब यहाँ दे दिया और वापस सस्ता दिया। ये जो सपोज अगर हाथ से किया हुआ है सो 100 रुपीज़ की पैर मिल रही है, तो वो लोग बोलेंगे भाई हम 80 में दे देंगे, तो हमें सस्ता मिल रहा है। ओके, और जल्दी मिल रहा है। कि यहाँ पे भाई कोई बोल दे कि भाई इतना चाहिए, तो अभी 4 घंटे में 1, तो 24 घंटे में तुम 6 से ज़्यादा तो प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। ओके, मशीन थोड़ी है कि 1 से ज़्यादा लगा दिए, आदमी तो लिमिटेड है, उनका काम करने का आवर लिमिटेड है। ओके, सो हुआ क्या कि लोगों ने वहाँ की आइटम्स, मतलब यूरोप की आइटम्स, मेजरली इंग्लैंड की आइटम्स खरीदना शुरू कर दिया, और इससे हुआ क्या, इंडियन मार्केट्स कलेप्स होने लगे। सोचो, हम ही वन टाइप ऑफ से एक कड़ी बन गए इंडियन मार्केट को कलेप्स करने में। क्यों? क्योंकि हमने जो प्रोड्यूस किया वो कम रेट पे पहले वो लोग ले गए, फिर उन्होंने बनाया प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को यहाँ पे बेचा महंगे मतलब उन्होंने अपने मार्जिन रख दिया, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है उससे तो सस्ता। ओके, और फिर बेचा वेरी बिग अमाउंट में और बिग क्वांटिटी में, तो हुआ क्या, इंडियन मार्केट कलेप्स हो गया। सो दिस डैमेज्ड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इंडियन क्राफ्ट्समैन ऑफ इंडिया हेवीली। तो ये जो डैमेज हुआ था, ओके, मतलब डैमेज, मेनली डैमेज क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड, और से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, वहाँ जो हुआ, और वापस वो यहाँ रूल कर रहे थे, तो सस्ता सब ले गए। ओके, एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो, सपोज कोई बोले कि भाई कोई और मांग रहा है, ओके, जैसे कि साउथ अफ्रीका मांग रहा है, तो हम बोलेंगे कि भाई नहीं, इतना ये वो, लेकिन यहाँ तो जो रूलर है वो अगर हमने नहीं दिया, उनके वो जो प्राइस में मांग रहे हैं वो प्राइस में हमने नहीं दिया, तो फिर दूसरी तरह से टॉर्चर करेंगे, क्योंकि वही लोग रूल कर रहे हैं इंडिया में। तो वैसे बहुत ज़्यादा एक्सटॉर्शन हुआ था। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। सो ये सारी इंडस्ट्रीज है, उसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है। टुडे द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस डिपेंड्स ओनली ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, कि भाई इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे होता है वही चीज़ है। ओके, उसी से हम डिसाइड कर सकते हैं कि डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर दैट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस विल बी इम्पॉसिबल। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा ही नहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को छोड़ के। मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, ओके, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, 1 मिनट, क्या बोल रहे थे मैं कि हमने देखा था कि पहले हमारा है एकदम से बेसिक, ओके, 3 टाइप की इंडस्ट्रीज हमने देखी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो सोचो कि सेकेंडरी इंडस्ट्री है ही नहीं, तो टर्शरी इंडस्ट्री करेगी क्या? क्योंकि टर्शरी का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ओके, ये ही सब चीज़ें हैं। सो अगर ये होगा ही नहीं, सेकेंडरी होगा ही नहीं, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे किस चीज़ का? फिर डायरेक्टली रॉ मटेरियल ही रहेगा। ओके, सो तीनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, वो तो हमने देखा। हाँ, सो आगे देखते हैं। दोज कंट्रीज विच हैव डेवलप्ड मोर इंडस्ट्रियली
have strengthened their economy equally. तो जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा किया उन लोग ने अपने नेशन का डेवलपमेंट अच्छे से किया था. कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, जापान, साउथ कोरिया आर प्रॉस्परस. चलो जल्दी आओ. क्यों लेट आते हो तुम? आज थोड़ी, मैं रोज का पूछ रहा हूँ. हाँ लेट ही आते हो तुम इतना. हाँ सो ये सारे कंट्रीज बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो गए हैं किस तरह से? इंडस्ट्री में डेवलपमेंट कर कर. Those countries where industries are either not developed or are less developed are not capable to harness the national resources as industrial raw material. तो वो कंट्री जो नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से हार्नेस नहीं कर पा रही है, ओके, अच्छे से उसका यूज नहीं कर पा रही है, वो लोग अच्छे से अभी डेवलप नहीं हुई है, डेवलपिंग स्टेज में है. They have to sell their natural resources at a cheaper price and purchase the things made of the same raw material from foreigners at a higher price. जो इंग्लैंड वाला केस देखा वो, ओके. Manufacturing industries contribute about 29% of the national production of India. तो इंडिया जो प्रोड्यूस करती है, ओके, उसमें से 29% कौन है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. मतलब एग्रीकल्चर, टर्शरी, सर्विस भी प्रोड्यूस करेंगे, सर्विस देते हैं किसी को, या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, बट 29% कौन है? मैन्युफैक्चरिंग. ओके. द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल बुक और द बैकबोन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर. तो भाई ये जो इंडियन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है वो उसका बेसिक और बैकबोन जो बोलेंगे वो ब्रिटिश का है. मतलब उनके टाइम से ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ आ गई थी, ओके. जैसे कि हम बोलते हैं कि उस टाइम के ब्रिजेस, ये एक अच्छी बात है जो उन्होंने की. जैसे कि रेलवे स्टार्ट की थी, ओके, इंडिया में ब्रिटिशर्स ने. फिर इंडस्ट्रीज धीरे धीरे स्टार्ट की. भले ही प्रॉफिट सारा वो लोग ने ले लिया, ओके, बट देखो कितने अच्छे ब्रिजेस बनाए हैं, कितने अच्छे डैम्स बनाए हैं, ओके. तो ये सारी अच्छी बातें हैं जो उन्होंने की थी और फिर वो गए, तो ये सारी चीज़ें तो यहीं रहेगी. अब इसका बेनिफिट हमें ही मिलेगा. हाँ, ड्यूरिंग स्लेवर पीरियड, मतलब जब ब्रिटिश रूल था वो, ओके, गुलामी. स्लेवर पीरियड मतलब गुलामी का टाइम पीरियड. इंडस्ट्रीज विथ मॉडर्न मेथड्स कुड नॉट बी स्टार्टेड इन इंडिया. तो मॉडर्न मेथड से स्टार्ट नहीं हुई थी इंडिया में. इन 1853 द फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन फर्नेस बेस्ड ऑन चारकोल वाज फाउंडेड बट इट फेल्ड. तो 1853 में पहला इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना जिसमें आयरन का यूज होता था, ओके, आयरन फर्नेस चारकोल बेस पे, ओके, चारकोल के बेस पे, बट वो फेल हो गया. फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट वाज मेड इन 1854. तो तुम याद रख सकते हो 1853 में जो अटेम्प्ट हुआ वो फेल हो गया और 1854 में फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ, दैट इज इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ये क्वेश्चन मैप में भी पूछा जाता है कि फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कब एस्टैब्लिश हुई थी, दोनों को, सीबीएसई को भी और जीएससीबी को भी. तो ईयर याद रखना 1854, ओके, फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. Thereafter a jute mill was established in 1855. ये महाराष्ट्र में हुई थी. 1854 में जो फर्स्ट हुई थी वो कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में. Thereafter a jute mill was established in 1855 at Risra near कोलकाता. तो देखो 53 में फेल हुए, 54 में सक्सेसफुल हुए, ओके. देन जूट इंडस्ट्री 55 में आई रिसरा कोलकाता में, एंड आफ्टर दैट 74 factory was founded at Kulti for making iron ore which was closed after few years. तो वो स्टार्ट तो हुई थी 1874 में, लेकिन थोड़े साल बाद बंद हो गई due to several reasons. Okay. It was restarted in 1881. So 1881 को जो 1874 में स्टार्ट हुई थी और थोड़े साल में बंद हो गई थी उसको रीस्टार्ट किया गया. In 1907, new dimensions was provided with the founding of Tata Iron and Steel Company at Jamshedpur. तो याद रखना ये भी कि 1907 में एक नई ही तरह से पूरा एक नया डायमेंशन प्रोवाइड किया गया. कैसे? कि भाई जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी
एस्टैब्लिश की गई। ये हमने क्लास 8th में और 9th में भी पढ़ा था, याद हो तो, जिसको हम बोलते हैं टिस्को। ओके, सो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर में। अंडरस्टूड? ओके। पता नहीं मुझे क्यों मतलब थोड़ा ऐसे बोलने में तकलीफ हो रही है थोड़ी आज अभी, और जॉ में भी पेन हो रहा है। दैट्स वाई मुझे लग रहा है कि तकलीफ हो रही है पढ़ाने में। ओके, धीरे धीरे जाते हैं आगे। हाँ चलो, सो क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन देखते हैं। इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन लेबर, ह्यूमन लेबर के बेस पे, ओनरशिप के बेस पे, सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन होता है। On the basis of human labor, the industries can be divided as small scale and large scale industry. तो ह्यूमन लेबर मतलब स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल, मतलब ऐसा समझो 10-20 लोग काम कर रहे हो तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, और 100-200 और से 500-1000 लोग काम कर रहे हो तो वो लार्ज स्केल। मतलब वैसे तो मिड कैप भी आता है, मिड स्केल, ओके, बीच वाला, बट जनरली हम लिखने के लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। Those industries where more employment is available is known as large scale industry। मतलब ज़्यादा लोग काम करते हो तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारे लोग चाहिए। ओके, आज की डेट में कम चाहिए, लेकिन पहले की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उसमें बहुत ज़्यादा काम होता था। मतलब बहुत ज़्यादा लीवर अप एंड डाउन करो, यहाँ से जाओ वहाँ, यहाँ से वहाँ, ऐसे कंटिन्यूअसली वर्क रहता था पहले की इंडस्ट्रीज में। अभी भी है बट पहले की कंपेयर में कम है। बहुत ज़्यादा ऑटोमाइजेशन हो रहा है, सो लोगों की ज़रूरतें कम है। अभी तो वो भी आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बहुत सारे लोगों, अभी देखा होगा तुमने कि मतलब तुम्हें नहीं पता होगा शायद, बट जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो जनरली ले ऑफ कर रही है। ले ऑफ मतलब कि लोगों को निकाल रही है जॉब से। ओके, क्यों? क्योंकि उनका मतलब काम कम से ही हो जा रहा है। मतलब ऐसा समझो कि पहले 5 लोग मिलके जो काम कर रहे थे वो एक ही बंदा कर रहा है, और अब वो एक बंदा कर रहा है और जो थोड़ा बहुत बाकी था वो कंप्यूटराइज्ड हो गया, ऑटोमेटेड हो गया। ओके, सारी जगह पे, मतलब ऐसा समझो सॉफ्ट ड्रिंक, ओके, सॉफ्ट ड्रिंक कोको कोला बन रही है तो कोको कोला बन रही है, यहाँ पे भर दी, और फिर ये भरने के बाद यहाँ से पूरा ऐसे सारे कोई भरेगा, मतलब ऐसे भरने के लिए रखा होगा कि ये बॉटल आई, और यहाँ से जैसे फाउंटेन हमें मिलती है तो वो कैसे भरते हैं, ऐसे करके ऐसे भरा, फिर यहाँ रखा, वापस फिल किया, यहाँ रखा, सब भर गई। अब जाके जा रहे हैं वो जगह रखेंगे, फिर कोई पैक करेगा, पैक करने के बाद चढ़ा के ऐसे ट्रक में रखेंगे, फिर गाड़ी लेके वो जाएंगे। और अब क्या हो गया है, कन्वेयर बेल्ट में आता है बॉटल। ओके, किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जब नीचे आ जाए तो सेंस हो जाएगा। जैसे कि हम कई टॉयलेट में देखते हैं कि हमने अगर टॉयलेट यूरिनेट कर लिया उसके बाद ऑटोमेटिकली वहाँ पे फ्लश हो जाता है। ओके, सेंसर होते हैं, सो सेंसर ऑटोमेटिकली बॉटल नीचे आएगा तो नीचे पानी, जैसे वो सेंसर वाले टैप नहीं आते, जैसे ही नीचे हाथ डालो तो पानी गिरने लगता है, तो वैसे ही सेंस होगा, डायरेक्टली अंदर गिरेगा। एग्जैक्ट अमाउंट होगा कि भाई 750 ml तो 750 ml ही जाना है। ओके, वो चला जाएगा, बॉटल आगे जाएगी, कैप बंद हो जाएगा, कन्वेयर बेल्ट से वो आगे जाएगी, फिर सारी बॉटल इकट्ठा होगी, और वहाँ पे पैकिंग भी ऑटोमेटेड है, रोबोट। ओके, पहले तो हाथ से करना पड़ता था, अब तो पैकिंग भी ऑटोमेटेड है। एक बहुत बड़ी ऐसे सेलो टेप होगी, वो सेलो टेप ऐसे बंद कर देगी, बॉक्स पैक कर देगी, सब कुछ। पहले सब कुछ ऐसे ट्रैवल करके ट्रक और उसमें ही जाना पड़ता था, अब तो ट्रेन में ही बहुत सारा कुछ चला जाता है। ओके, सोचो कितने लोगों की जॉब चली गई, ऑटोमाइजेशन से बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाती है। सो अब तो और मुश्किल, मतलब देखो पढ़ाई जितनी टफर होती जाती है ना, वैसे ही जॉब मिलने के चांसेस और कम होते जाते हैं। ओके, मतलब टफर तो हो रही है, बट वो टफर भी हम ऐसे अच्छे से सक्सेसफुल पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन जॉब मिलने के चांसेस सबके बारे में जो पढ़ लिख लिए उनको तो मिल जाएगी, लेकिन पहले सपोज 100 में से 50 लोगों को मिलती थी जॉब, तो अब वो 50 भी थोड़ा टफ है। ओके, 30 को मिल जाएगी, वो 20 को तो वापस कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा लाइफ में।
क्यों? क्योंकि डेवलपिंग हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है, और अगर हम डेवलप नहीं कर रहे तो हम पीछे छूट जाएंगे। सोचो, मतलब हम समय के साथ साथ ऐसे चल रहे हैं और हम रुक गए और समय तो चलता ही जाएगा, तो भाई वो डेवलपमेंट होता गया और हमने डेवलप किया ही नहीं। मतलब कोई चीज है, कोई ऐसी थिंग है कि जहाँ, जैसे कि ऐसा समझो कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हमारे पेरेंट्स सपोज कि हाँ कंप्यूटर आया है, ठीक है, हमें कहाँ ज़रूरत है, पढ़े, फिर अभी उनकी रिटायर होने की एज हो गई लेकिन उन्होंने कंप्यूटर यूज ही ना किया हो, तो अब उनको समझ में नहीं आएगा। ओके, और अब जैसे कि हम तो एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं कंप्यूटर, तो हमें पहले से सब समझ में आ जा रहा है। ओके, सो अब हम कोई ऐसा बोल दे कि नहीं यार ये सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आएगी, वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट, तो एक्चुअल में समझ में नहीं आएगी, फिर आगे चल के तो थोड़ी भी समझ में नहीं आएगी। मतलब अभी ऐसा समझो कि तुम 11th में आ गए, ओके, और कोई पर्टिकुलर ब्रांच ले ली, तो पर्टिकुलर साइंस ले लिया, कॉमर्स ले लिया, आर्ट्स ले लिया। साइंस लिया तो कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट तुम छोड़ दोगे, कॉमर्स लिया तो साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ना छोड़ दोगे, मतलब हाँ एकेडमिकली छोड़ दो, बट कभी ऐसा मत बोलना कि कहीं पे बातचीत हो रही है और कोई बात ऐसे कर रहा है, अरे ये सब मुझे समझ में नहीं आता। अरे समझ में नहीं आता तो आराम से बैठ के सुनो, क्यों एनर्जी वेस्ट कर, आराम से बैठ के सुनो, ज्ञान बट रहा है, जितना नॉलेज आया उतना। ओके, वैसे भी तुम्हारा फील्ड नहीं है तो तुम्हें तो नॉलेज है ही नहीं, तो जितना मिल रहा है उतना तो ले लो, तो थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, अरे ये सब बातें नहीं करो, क्यों? क्योंकि हमारा फील्ड नहीं है। अरे तुम्हारा फील्ड हो तब तो तुम्हें ही बोलना है, तुम्हारा फील्ड ना हो तब सुनना है। ओके, दोनों होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलते ही रहना है। हाँ, तो आगे देखते हैं। अब ओनरशिप के बेस पर इंडस्ट्री अंडर द डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप एंड द नंबर ऑफ लेबरर्स इज आल्सो लेस, इट इज कॉल्ड द स्मॉल स्केल। मतलब इंडिविजुअल ओनर होंगे और लेबरर भी कम होंगे, उसको बोला जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ओके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब ऐसे 5-10 लोग मिलके वो काम कर रहे हैं, जैसे कि घर में कोई पापड़ बना रहा है, गृह उद्योग नहीं बोलते हम। ओके, सो उसके लिए कितने चाहिए भाई? 10-20, बस बहुत हो गए। ओके, और ओनर कौन है? एक ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे। ओके, उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सुगर दैट इज ऑल्सो नोन एज खंडीसरी इंडस्ट्री, तो वो उसी में आती है। सुगर इंडस्ट्री डज नॉट मीन कि वो जो सुगर इंडस्ट्री में बन रही है वो नहीं, शुगर केन में से अगर तुम ये झगड़िया वाले रोड पे आगे बढ़ो, ओके, जो जीआईडीसी है, झगड़िया जीआईडीसी में, वहाँ पे शायद तुम्हें, शायद नहीं मतलब है ही, लेकिन तुम अगर अंदर जाओगे तो देखने को मिलेगी शुगर इंडस्ट्री। तो मतलब जैसे जैगरी बनाते हैं, तुम्हें पता चलेगा कि जैगरी कैसे बनता है, जूस निकाला, फिर उसको थोड़ा डिग्रेड होने दिया, सब कुछ। ओके, तो वो स्मॉल स्केल में ही आएगी। Beside these industries can be classified as private, public, collaborative and cooperative groups। तो इनमें भी इनका क्लासिफिकेशन होता है, प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव। सो इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इन मैनी वेज। भाई बहुत सारे टाइप है, हमें कौन सी जरूरत है वो देखना है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। जो तुम्हारी बुक में डायरेक्टली गिवन है वो कि ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल कौन सा है, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। तो एग्रो बेस्ड मतलब जिसका रॉ मटेरियल क्या हो, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हो, और मिनरल बेस्ड मतलब जिसका रॉ मटेरियल क्या हो, कोई मिनरल हो। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में सारे मिनरल्स पढ़े भाई, कोल हो, ओके, कुछ आयरन हो, कॉपर हो, कुछ भी हो। ओके, अंडरस्टूड। तो ये 2 टाइप है। अब ये 2 टाइप में आगे बढ़ते हैं हम। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन कौन सी है? कॉटन टेक्सटाइल, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, सुगर, पेपर एक्सेट्रा आर बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्टिविटी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। देखो कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन हम होगा फार्म में तो ही होगी। जूट, जूट पता है ना क्या होता है सबको? हाँ वही। ओके, जिसे हम सपोज, वो बोरी आती थी पहले, अब नहीं आती। ओके, पहले बोरी आती थी, ये गेहूं और राइस, वीट, वो सब बोरी में भर के देते थे। ओके, दैट इज जूट। अब तो जूट के बैग आए हैं,
चप्पल आते हैं जूट के, ओके। सो और अब अगर डिमांड कम है और बनता भी कम है तो फिर वो महंगा हो जाएगा, ओके। सो सिल्क, अगेन सिल्क भाई कैसे एग्रोबेस हो गया? सेरिकल्चर मतलब पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्म होते हैं, ओके। वो वर्म निकालता है ये सिल्क और फिर हम वर्म को मार देते हैं और सिल्क ले लेते हैं। देखो ये एक टाइप का वायलेंस ही है। वुलन टेक्सटाइल ये ओके, शेप याक, ओके। तो उनकी चमड़ी उधेड़ दी और फिर उसके कपड़े बना के हम पहन रहे हैं, ओके। अगेन एनिमल हस्बेंड्री भी एग्रीकल्चर में ही आती है, हमें पता ही है, ओके। शुगर ऑब्वियसली, पेपर वुड में से जाता है इसलिए। तो ये सारी रॉ मटेरियल बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड। नेक्स्ट है कॉटन टेक्सटाइल। अब ये तो सारे नाम थे, अब एक एक करके डिटेल में देखते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रुको मैं पानी पी लेता हूँ आराम से। हाँ हाँ पी लो। हाँ चलो। क्या हुआ? चलो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखते हैं। गारमेंट इंडस्ट्री हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। पहले से ही जैसे हमने बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई एक इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई हो तो वो कौन सी है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एंड दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 3.5 करोड़ पीपल। तो इतने ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट कोई इंडस्ट्री प्रोवाइड करती हो तो वो कौन सी है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सी है पता है? कहाँ है पता है? लोकेशन कहाँ है? रिलायंस जामनगर। टेक्सटाइल मतलब क्या? टेक्सटाइल मतलब टेक्सटाइल मतलब क्लोथ्स। हाँ तुम्हें पता नहीं? क्लोथ्स टेक्सटाइल।
सूरत टेक्सटाइल, यस मैंने भी सूरत, वही सोचा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सूरत, डायमंड के लिए और टेक्सटाइल के लिए सूरत है, वर्ल्ड फेमस है, नॉट इंडिया के लिए, वर्ल्ड साड़ी फेमस, के लिए नॉट ओनली साड़ी, पूरे सारे क्लोथ के लिए। हम शायद सिर्फ साड़ी लेने जाते होंगे पूरे सारे क्लोथ्स के लिए, बट ऐसा नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, सपोज वहीं की चीज़ बड़ौदा जाती है और बड़ौदा में वो लोग थोड़ा ऊपर नीचे कुछ चेंज कर देंगे और फिर बड़ौदा से ले आएंगे, ओके। और वो बड़ौदा ने जो ऊपर नीचे थोड़ा कुछ किया इसलिए उन्होंने प्राइस बढ़ा दी, लेकिन जो बेसिक सिल्क इंडस्ट्री है बड़े स्केल पर, दैट इज सूरत, डायमंड इंडस्ट्री भी सूरत। हाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अच्छा हाँ, इंडिया होल्ड सेकंड रैंक आफ्टर चाइना इन द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। चाइना के बाद इंडिया का सेकंड रैंक आता है। इट इज द मेन इंडस्ट्री फ्रॉम प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा होता है और एम्प्लॉयमेंट भी, जैसे हमने बोला 3.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई, जैसे मैंने बताया था, एक महाराष्ट्र में। ईयर बताओ। 54, 53 में फेल हुए, 54, 55 में कहाँ क्या आया था, कौन सी इंडस्ट्री, कोलकाता में जूट इंडस्ट्री, यस, रिसरा में जूट इंडस्ट्री। मैप में पूछा जाएगा दोनों को, हाँ, सीबीएसई को भी और बीएसई को। कई चीजें ऐसी है मैप में सीबीएसई के लिए कि बुक में नहीं है लेकिन मैप में पूछते हैं, ओके। हाँ, सो नेक्स्ट, इट इज द मेन इंडस्ट्री, अच्छा, फर्स्ट कॉटन मिल, ओके। देयर आफ्टर शाहपुर मिल्स एंड कैलिको मिल्स वेर एस्टेब्लिश्ड इन अहमदाबाद इन गुजरात। तो उसके बाद शाहपुर मिल्स और कैलिको मिल्स एस्टेब्लिश हुई, कहाँ पर, अहमदाबाद में, गुजरात में। In the initial years, cotton textile mills were established in Mumbai and Ahmedabad. Starting में तो यहीं पे establish हुई थी, क्यों? Any guess? Black soil. Yes, black soil, महाराष्ट्र, गुजरात। These mills were established due to the cheap cotton, availability of the labor, transport facilities, ports for export and favorable markets. तो क्यों ब्लैक सॉइल यहाँ पे नहीं है, वो भी लिख दो कि ब्लैक सॉइल इज अवेलेबल, कोस्टल रीजन अवेलेबल है, सो दैट पोर्ट्स है यहाँ पर, ओके। मुंबई के पोर्ट्स है, हजीरा, दहेज, कच्छ, मांडवी, ओके। तो ये सारे हमारे पोर्ट्स हैं गुजरात के। तो गुजरात, और ये तो गुजरात और महाराष्ट्र कब अलग हुए, एनी आइडिया? इंडिपेंडेंस के पहले या बाद में? बाद में। पहले तो एक ही था पूरा, ओके। वो तो पूरा पाकिस्तान इंडिया भी अब वैसे तो एक था, लेकिन मैं तो स्टेट की बात कर रहा हूँ, स्टेट की बात कर रहा हूँ। सो 1960 याद रखना, 1 मई 1960 को डिवीजन हुआ था, 1 मई, जनरल नॉलेज के लिए। गुजरात हाँ वही, तुम गुजरात दिवस बोलो या महाराष्ट्र दिवस बोलो, दोनों एक ही है, ओके। और वो एक लेबर डे तरह भी फेमस है, लेबर डे, लेबर के लिए, जैसे इंजीनियर डे होता है, फादर्स डे, मदर्स डे, वैसे लेबर डे भी है। वो भी कब है, 1 मई। हाँ, सो क्यों यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है और ये अहमदाबाद और मुंबई क्यों बहुत ज़्यादा मिल्स आई थी, तो ये सारे रीजंस हैं। चीप अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन, गुड अमाउंट ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ ब्लैक सॉइल एंड चीप अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉटन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऑल्सो लेस, मतलब कॉस्ट लेस, पोर्ट्स भी अवेलेबल है एक्सपोर्ट के लिए, लेबर भी लो कॉस्ट पे मिल जाते हैं और फेवरेबल मार्केट भी है। एक मार्क में पूछा जाए कि क्यों भाई, तो ये सारे रीजन। टुडे कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आर लोकेटेड इन अबाउट 100 सिटीज ऑफ द कंट्री। भाई कंट्री की अबाउट 100 सिटीज में ये है। मेन ट्रेडिशनल एंड इम्पोर्टेंट सेंटर्स एट प्रेजेंट, ट्रेडिशनल एंड इम्पोर्टेंट 100 तो है पहले के टाइम से जो हो वो, और इम्पोर्टेंट कहाँ है, मुंबई, अहमदाबाद, भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर, उज्जैन। तो यू कैन सी महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी में खत्म हो जाता है सब। क्यों? क्योंकि यहीं पे ब्लैक सॉइल मिलती है, महाराष्ट्र, गुजरात एंड एमपी, ओके। तो वही सारी जगह है। देयर आर मोर मिल्स इन मुंबई, इन महाराष्ट्र, हेंस इट इज सो कॉल्ड द
कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया, याद रख लेना कॉटनोपोलिस, ओके। मुंबई को, महाराष्ट्र को, क्योंकि वहाँ ज़्यादा मिल्स है इसलिए। ये पर्टिकुलरली सीबीएसई याद नहीं रखेगी तो चलेगा, जनरल नॉलेज के लिए। कॉटनोपोलिस। द इंडस्ट्री इज ऑल्सो एस्टेब्लिश एट पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद, जलगांव सिटीज इन गुजरात। अहमदाबाद इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। ये तो पूछा जाता है जीएससीबी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैनचेस्टर, व्हाई गुजरात इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, ओके। एंड डेनिम सिटी ऑफ द इंडिया, एक मार्क में भी पूछा जा सकता है, अहमदाबाद को क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट और डेनिम सिटी ऑफ इंडिया। क्या नहीं तो क्या बात करो, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मुझे तो याद नहीं है ऐसा कुछ था, कुछ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बुक में था, बुक में था तो मुझे याद होना चाहिए, नहीं याद है मुझे। हाँ, कोई दूसरे सब्जेक्ट में ले हैं, ये हिंदी में भी वो हिंदी में दूसरे सब्जेक्ट हर का बार मुझे ये नहीं लोग पता। हिंदी का ही बोलते थे। ये भी वो भी। जो मैनचेस्टर तो फुटबॉल की टीम हो गई, मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो लोकेशन है हाँ, और उसके ऊपर फुटबॉल की टीम है। नहीं सर, वो हमने पढ़ा भी था कि वो जगह को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। हिस्ट्री में आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। नहीं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहाँ, और अगर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसी को कहा भी जाए तो फिर अहमदाबाद को कहना पड़ेगा ना। अभी तो देखा हमने कि मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट का मैनचेस्टर, तो किसको कहना पड़ेगा, अहमदाबाद को कहना पड़ेगा, ओके। अगर होगा भी तो नाम क्या होगा, अहमदाबाद। डेनिम सिटी ऑफ इंडिया। बिसाइड सिटीज लाइक वडोदरा, कलोल, भरूच, सूरत, पोरबंदर, भावनगर, राजकोट, ये नाचो यहाँ पे भरूच भी आ गया, ओके, आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो ये सारी सिटीज भी है, ओके, जहाँ पे मिल जाएगी। सूरत ऑब्वियसली, हाँ। कोयम्बतूर इज द मेन सेंटर ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का मेन सेंटर कौन सा है, कोयम्बतूर, जहाँ पे वो आदि योगी शिव जी की स्टैचू है ना, वो कोयम्बतूर में है। मतलब अभी तो बेंगलोर में भी है, बट मेन पहले वहाँ थी। चेन्नई एंड मदुराई ऑल्सो इंक्लूडेड, वो भी तमिलनाडु में। मेन सेंटर्स इन उत्तर प्रदेश आर, उत्तर प्रदेश के मेन सेंटर्स कानपुर, इतवा, आगरा, लखनऊ एक्सेट्रा। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन एंड देवास एमपी के, ओके। वेस्ट बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, मुर्शिदाबाद आर मेजर सेंटर्स। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज सेट अप आल्सो इन राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो है। एक्सटेंसिव मार्केट सेंटर्स, ट्रांसपोर्टेशंस, banks and electricity have contributed considerably in decentralization of this industry itself। देखो क्या इसका मीनिंग बताओ, क्या बोल रहे हैं, लास्ट सेंटेंस क्या कहना क्या चाहते हैं। बोलो। मतलब ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं सब फैक्टर्स। Extensive market centers, transportation, banks and electricity have contributed considerably in decentralization of this industry। तो ये भी contribute करते हैं, वो तो समझ में आता है। In decentralization of the industry मतलब पावर डिवाइड होती है। पावर तो नहीं, बट जैसे हमने बोला कि मेन स्टेट्स है से महाराष्ट्र एंड गुजरात, अभी हंड्रेड्स ऑफ कॉटन मिल्स है। अब तो देखो हमने एमपी का देखा, गुजरात का देखा, तमिलनाडु की सिटीज देखी, राजस्थान में भी है, यूपी में भी है। इतने पहले तो सिर्फ बोला गुजरात और महाराष्ट्र, और अब इतना सब कुछ बोला, तो सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे हो तो उसे बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। और ये कॉन्सेंट्रेशन वापस फैल जाए, ओके, पूरे इंडिया में, तो उसे बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन कोई एक जगह पे नहीं है, फैला हुआ है अच्छे से, ओके। डिसेंट्रलाइजेशन वो पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यस।
So today cotton textile industry is facing a tough competition due to the factors like inadequate supply of the best variety of cotton. Best variety of cotton नहीं मिलता है. यूज ऑफ ओल्ड मशीनरीज, अभी भी इंडिया ओल्ड मशीनरीज यूज करती है, इसीलिए हमारे कपड़े अभी भी बहुत महंगे होते हैं और बाहर के कपड़े सस्ते होते हैं. फिर तुम सोचोगे कि अरे यार ये ब्रांडेड पैंट नहीं है, उसके 600 रुपये से देने से अच्छा है मैं 1000 रुपीज़ का ब्रांडेड पैंट ले लेता हूँ, लाइक दैट. ओके, क्यों? क्योंकि वो ब्रांडेड नहीं है, मतलब कोई बड़ी ब्रांड का नहीं है, फिर भी उसको बनाने के लिए 600 रुपये क्यों लग गए? ओके, क्योंकि अभी भी वो पुराने मेथड से और पुराने इक्विपमेंट से बना रहा है. दैट इज़ द थिंग. मतलब वही चीज़ हो गई क्या कि वर्ल्ड तो डेवलप हो गया लेकिन तुम डेवलप नहीं हुए, तो तुम पुरानी ही चीज़ यूज़ कर रहे हो तो होगा नहीं मतलब ग्रोथ कम होगा या तो ग्रोथ होगा ही नहीं. अभी मैं सपोज तुम सबको ऐसे नीचे बैठा दूँ, ओके, और ब्लैक बोर्ड और वो लेके आ जाऊँ, तो अगर सही में अगर मुझे पढ़ाना है और तुम लोग को पढ़ना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन फिर अगर पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो सोचेंगे अरे यार आप तो सर रोज़ नीचे बैठाते, वो तो घर में नहीं बैठते, आप नीचे बैठा रहे और ये ब्लैक बोर्ड पे कभी दिखाई नहीं देता, ये वो कुछ वैसे इलेक्ट्रिकल बोर्ड ऐसे कुछ लाओ, स्मार्ट बोर्ड और एटलीस्ट वाइट बोर्ड लाओ, लाइक दैट. फैसिलिटीज़, सर बहुत गर्मी हो रही है, फ़ैन से तो कुछ हो नहीं रहा है, एसी लगाओ, लाइक दैट. तो ये सभी पढ़ाई में नहीं आता. पढ़ाई तो जो है वो है, ये सब तो एक्स्ट्रा है. ओके, बट समय के साथ साथ हमें आगे चलना पड़ेगा, साथ साथ चलना पड़ेगा, तो साथ साथ फिर चलना ही पड़ेगा. अगर नहीं चले तो शायद पीछे रह जाए. ओके, सो दैट इज़ द थिंग. डेवलपमेंट में अगर देखो नेशन का डेवलपमेंट, चलो मान लिया कि भाई इंडिया डेवलपिंग नेशन है और अभी तो मोदी जी ने संकल्प यात्रा भी निकाल दी है कि 2047 तक हम डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे. सो 2047 मतलब कितने हो गए? 25 साल. ओके, सो 25 साल में हम डेवलप्ड नेशन हो जाएंगे. दैट मीन्स कि नेशन डेवलप हो रहा है तो हम भी डेवलप्ड होने चाहिए वैसे देखा जाए तो. लेकिन जो आदमी नेशन के साथ साथ अपनी जो पुरानी बिलीफ सिस्टम है वो चेंज नहीं करेगा तो नेशन तो डेवलप हो जाएगा, वो वहीं का वही रहेगा, वो गरीब का गरीब रहेगा या और भी ज़्यादा गरीब हो जाएगा. समझ में आ रहा है? तो हमें भी अपनी मेंटालिटी, अपनी बिलीफ सिस्टम चेंज करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग ऑल. ऐसा नहीं है कि नई जनरेशन को चेंज करनी पड़ेगी, नई पुरानी सबको चेंज करना पड़ेगा. जो चेंज नहीं होगा वो पीछे रह जाएंगे. हाँ, सो इरेगुलर इलेक्ट्रिकल सप्लाई, ये भी एक प्रॉब्लम है कि इरेगुलर इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है, इसीलिए भी थोड़ी कम क्वांटिटी बन पाती है. कंपटीशन फ्रॉम द आर्टिफिशियल फाइबर क्लॉथ इन द मार्केट. आर्टिफिशियल फाइबर क्लॉथ होता है, उससे बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलती है. एंड नीन कंपटीशन इन ग्लोबल मार्केट्स, के बहुत ज़्यादा कंपटीशन ग्लोबल मार्केट से भी है. मतलब नहीं बताया था कि भाई चाइना के पास तो लेबर भी इतना ज़्यादा है, एट द सेम टाइम मशीन्स भी इतनी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी में भी एडवांस है, और अगर लेबर की बात करें तो लेबर भी इतने लोग हैं कि एकदम सस्ता पड़ेगा उनको. ओके, मतलब यहाँ पर एक मोबाइल बनाने के लिए एक बंदा है तो उसको 10,000 देने पड़ेंगे, तो वहाँ पर एक मोबाइल बनाने के लिए सपोज 5 बंदे हैं तो वो 5 को मतलब यहाँ पे अगर 10,000 दे रहे हैं तो वहाँ पे 5 को वो एक हज़ार रुपये देंगे, तो 5,000 में उसका काम हो गया, तो 5,000 बच गए ना. तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी, लेबर ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है. मतलब कोई बोलेगा नहीं यार 1000 रुपीज़ तो बहुत कम है, नहीं करना, चलो तुम जाओ, दूसरा आएगा, जॉब लेने वाले की कमी नहीं है, ऐसे तो तुम्हें नहीं करनी, तुम जाओ, दूसरा है मेरे पास. तो वैसे तो उनकी पॉपुलेशन हमसे भी ज़्यादा है, अभी बोल रहे हैं कि हम आगे निकल गए हैं शायद. ओके, सो बट उनके पास लेबर भी है और ज़्यादा क्वांटिटी है, मतलब कम प्राइस मिल जाएगी, और टेक्नोलॉजी भी है. दैट्स वाई वहाँ की चीज़ें सस्ती मिल जाती है. इंडिया एक्सपोर्ट्स कॉटन टेक्सटाइल क्लॉथ टू रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सूडान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एंड साउथ अफ्रीकन कंट्रीज. तो इंडिया इतनी कंट्रीज में कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भी करता है. अंडरस्टूड? ओके, क्या करें, इतना रखें. आई एम नॉट एबल टू डू इट टुडे, पता नहीं क्यों, लेकिन लास्ट 1.5 आवर से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, सो आई हैव टू टेक मेडिसिन.
ओके इतना रखते हैं, कल ऐसा हो तो कर लेंगे। अरे वो कहाँ गई, तिथि आई ही नहीं।